हेलो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो भी बेसिक्स है थर्मोडायनेमिक्स का जो कि रिक्वायर्ड है, जहां पर आप स्पेशली मिस्टेक करते हो। मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा जहां पर आप क्या करोगे, मिस्टेक करोगे। और मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूं जहां पर या फिर इस एग्जाम के लिए अगर थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो वो कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक चीज ध्यान में रखना, कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस पॉसिबल है रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी पे, कि कौन से प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं और कौन से इरिवर्सिबल या क्लोज टू रिवर्सिबल। ठीक है, एक तो चीज वो चीज ध्यान में रखना है आपको। दूसरी चीज, आपको आपके क्वेश्चन पॉसिबल है फर्स्ट लॉ से। ठीक है, जो भी हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क, ठीक है, ये सारी आपको बहुत जो वन लाइनर न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से क्या है, पॉसिबल है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल है टेम्परेचर कन्वर्जन पे। एक कॉमन फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन, ये सारी चीज़ें, बस ये दो चीज़ें ध्यान में रख लेना। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको आना चाहिए जितने भी अपने प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबेटिक, इन चार प्रोसेसेस के वर्क डन आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, जो भी फॉर्मूला शीट है उसमें सब कुछ अवेलेबल है। पहले ही बता दे रहा हूँ, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबेटिक, इन चारों के प्रेशर कैलकुलेशंस, कि मतलब प्रेशर, फाइनल प्रेशर क्या होगा और फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, एक तो ये, और फाइनल टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा ध्यान में रखना है उनका वर्क डन, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कारनॉट से इंपॉर्टेंट है, और हीट इंजन के न्यूमेरिकल और रेफ्रिजरेटर एंड पंप्स, और एंट्रोपी के डायरेक्ट फॉर्मूले फॉर रिजर्वायर। बस इतना याद रख लेना, रिजर्वायर और जो आपके फाइनाइट मास होता है। ठीक है, फाइनाइट मास के लिए, रिजर्वायर के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। क्यू को कंसिडर करना है आपको विथ कन्वेंशन। अगर हीट डाला जाता है दैट इज पॉजिटिव, अगर हीट निकल रहा है दैट मीन्स वो नेगेटिव है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। साइन कन्वेंशन जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यूज करेंगे वो यही यूज करते हैं डायरेक्टली, कि जो आपको डालना जा रहा है हीट, ठीक है, वो हीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, जो हीट डाला जा रहा है, ध्यान में रखना। और जो वर्क आउटपुट आपको मिल रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड पॉजिटिव। और इसका रिवर्स, हीट निकल रहा है तो नेगेटिव, वर्क आप दे रहे हो तो इट इज नेगेटिव। इतना बस ध्यान में रखने का है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सीपी सीवी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वहां पर। और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है, इस पे भी कुछ क्वेश्चन, इसको बोलते हैं मेयर्स लॉ। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, बस इतना ध्यान में रखना। मेजर चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। और एक चीज और लास्ट, मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज और मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे तो ये हर जगह पढ़ लेते हो, बट ये चीज ध्यान में रखना कि कुछ ये चीज सर्च भी कर लेना, डायरेक्टली गूगल कर लेना इन थर्मोडायनेमिक्स। चलो, नेक्स्ट मैं थोड़ा सा हल्का फल्का यहाँ पर चीज़ों को बता दे रहा हूँ। ये सब तो नॉर्मली तुम क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यहाँ पर हाँ, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये चीज़ ध्यान में रखो। एक होता है पाथ फंक्शन, मतलब जो पाथ पे आपके क्या करता है, डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू, मतलब अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आप क्या करोगे, अगर अलग अलग पाथ क्या करते हो, फॉलो करते हो, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यूज अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो ये चीज, ये सारी वैल्यूज होती हैं। तो देखो, अगर जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन होता है और जो हीट होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके पाथ फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, बट जो इंटरनल एनर्जी होता है, डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ में क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या पढ़े हो, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, यही पढ़े हो ना। तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना, इसलिए उसको डेल्टा यू लिख पा रहे हो, डेल्टा। यहाँ पे हमने कभी डेल्टा नहीं लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखते हैं, या फिर ऐसे लिखते हैं, डेल करके लिखते हैं। डेल मीन्स दिस डिपेंड्स अपॉन पाथ। ये दोनों जो क्वांटिटीज होती है ना, ये दोनों पाथ पे डिपेंड करती हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। दैट्स वाई इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अलग अलग पाथ कहने का मतलब, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आप कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस अपनाते हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अपनाते हो, दो अलग प्रोसेस यूज कर रहे हो, तो दोनों के केस में वर्क डन अलग होगा, दोनों के केस में हीट सप्लाई अलग होगा। ठीक है, बट उन दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंटरनल एनर्जी में सारी चीजें आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स्ट्रा जो अंदर में टेम्परेचर का फैक्टर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब कोई भी बॉडी स्टेशनरी होगा ना, या फिर किसी मतलब
नीचे फर्श पे रखा हुआ है या फिर आपके रेफरेंस लाइन पे रखा हुआ है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर वो रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी खत्म, अगर वो किसी डेटम पे भी नहीं है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म। तो बचने सिर्फ बचेगा क्या, उसके अंदर का टेम्परेचर का वर्च्यू। ओके, बोलते हैं ना बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर वाला ही फैक्टर बस बचेगा इंटरनल एनर्जी में, कि भाई आपके क्या करोगे बस, अगर कोई एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो और वो बॉडी के अंदर घुस रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना कि जो आइडियल, जो आपके क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, उसके केस में ये जो डेल्टा यू होता है ना, इंटरनल एनर्जी, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या है, इट्स लाइक डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप डायरेक्ट, इट्स नॉट कैनॉट बी मेजर्ड। ठीक है, इस वजह से हमेशा फर्स्ट लॉ लगाकर इंटरनल एनर्जी को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वैल्यू इसकी आएगी डेल्टा यू पॉजिटिव आएगा। अगर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करता है, ठीक है, उसके केस में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वर्क और हीट आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम का ये चीज ध्यान में रखना है कि वो मतलब सिचुएशन जब दोनों बॉडीज का क्या हो जाए, टेम्परेचर सेम हो जाए। उस केस में क्या हो जाएगा, जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस ही ना बचेगा तो हीट सप्लाई क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर, क्यू विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। चार टाइप के प्रोसेस आपको पढ़ने हैं, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसमें, टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी जीरो। आइसोबैरिक नाम में ही बार है, मतलब प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा पी जीरो। आइसोकोरिक, सी एच ओ, ये यूज होता है वॉल्यूम के लिए, तो आइसोकोरिक के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट, इसलिए डेल वी जीरो। एडियाबेटिक के केस में नेट हीट ट्रांसफर जीरो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी सिस्टम से आपका कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में ये देखो वर्क डन, इसके बारे में ही मैं बात कर रहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीज को याद रखना। आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में डायरेक्टली जब प्रेशर आपका कांस्टेंट होगा तो उस केस में वर्क डन पी डेल्टा वी। आइसोकोरिक के केस में क्योंकि वॉल्यूम कोई चेंज होता नहीं है, दैट्स वाई वर्क डन विल बी जीरो। ठीक है, मतलब होता क्या है ना कि वर्क डन जब निकालते हो तो बचपन से पढ़ते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स तो प्रेशर से कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आइसोकोरिक में वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ, मतलब सिस्टम का जो कंसिडरेशन था उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है, सो दैट्स वाई उसके केस में वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आइसोथर्मल के केस में देखो मैंने क्या बोला, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये जो डेल्टा यू होता है ना, ये टेम्परेचर का फैक्टर होता है। तो जब कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा ना, तो डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए जो भी आप हीट सप्लाई करोगे वो डायरेक्टली किस में मिल जाएगा, वर्क डन में मिल जाएगा। अंदर मतलब दूसरे चीजों में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मान लो कि एक क्या लेते हो, यहाँ पर एक, यहाँ पे टब लेते हो और टब में नीचे से क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। जब यहाँ पे हीट दे रहे हो ना, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया है तुमने, तो होगा क्या कि जैसे ही मान लो यहाँ से तुम हीट देते हो, हीट देने के बाद कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, अंदर में जितने भी गैसेस हैं, गैसेस के एनर्जी रेज करने में चली जाएगी। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी अंदर के गैसेस के एनर्जी रेज करने में गया है, वो आपका बन जाएगा डेल्टा यू। ये चीज ध्यान में रखना, ये क्या बन जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जितना पार्ट, मतलब जो बाकी का जितना भी बचा हुआ पार्ट है, वो इसको डिस्प्लेस करने में निकल जाएगा और वहां से कैलकुलेट हो जाएगा वर्क डन। तो जब भी कोई प्रोसेस आइसोथर्मल होता है ना, तो अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उसका टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। तो जब टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है, तो जो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली डेल क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो जब डेल क्यू डेल डब्ल्यू के बराबर, तो ये तो बड़ा ही आइडियल प्रोसेस है कि जो भी हिट देंगे वो एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट नेट टू नेट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दैट्स वाई ये बहुत ही आइडियल प्रोसेस है। अगर आपको चाहिए कि मेरा वर्क डन मैक्सिमम मिले, तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस को क्या करो, हमेशा प्रिफर करो। और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है दुनिया में जो आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या कर ले, बराबरी कर ले इन नेट वर्क आउटपुट। आपसे हमेशा पूछेगा कि भाई सबसे इफेक्टिव वर्क आउटपुट प्रोसेस कौन सा है, तो आप बोलोगे आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल में कोई भी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में नहीं जाती है। पूरा का पूरा
मतलब थियोरिटिकली ये बात हो रहा है, बट आपको भी पता है कि इतना सारा फ्रिक्शन होता है, इतने सारे मतलब एंट्रोपी जनरेशन होती रहती है सिस्टम के अंदर, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। आप कभी भी उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, सो दैट्स वाई वो चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यही रीजन है कि बोला जाता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जब भी आपका आइस क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, नॉर्मल वाटर में। 0 डिग्री अगर आइस आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 डिग्री वाटर में, तो यही क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा क्या, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पॉसिबल तो है, बट सेंसिबल वे में पॉसिबल नहीं है। ये क्या है, ये लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट के केस में तो हमेशा ही टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। बट जो सेंसिबल वे होता है, जहां पर टेम्परेचर चेंज करके आप क्या करते हो, चीजों को देखते हो, तो यहाँ पर मतलब, या फिर कुछ डिस्प्लेसमेंट देख कर देते हो आप। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो चेंज कर नहीं सकते हो, बट अगर डिस्प्लेसमेंट देकर उस चीज को करवाना चाहते हो तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। एग्जैक्ट आइसोथर्मल कभी भी नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। वैसे ही एग्जैक्ट एडियाबेटिक भी नहीं बनाया जा सकता है। एग्जैक्ट एडियाबेटिक मतलब क्या हो गया कि नेट हीट मतलब हीट ट्रांसफर क्या हो जाता है, उसमें जीरो हो जाता है। अब तुम किसी भी बॉडी को इतना आइसोलेट नहीं कर सकते हो ना कि एकदम माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी भी उससे बाहर ना निकले, या फिर माइन्यूट ऑफ एनर्जी ऑफ क्या बोल सकते, माइन्यूट एक हीट भी क्या हो सकता है उससे बाहर ना निकले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई जो आपका क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है एडियाबेटिक का, वो भी क्या है, आपका पॉसिबल नहीं है इन रियलिटी। हाँ, आप उसको क्लोजली अचीव कर सकते हो, बट वो एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। एडियाबेटिक को कैलकुलेट करने का और भी तरीका होता है, आगे वर्क डन में हम लोग क्या करेंगे उस चीज को देखेंगे, ठीक है। चलो, और आइसोथर्मल के केस में तो हो गया। फिर आता है आपका बात किसका, क्वासिस्टैटिक। क्वासिस्टैटिक को ही बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस को, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया उस चीज को। और लिमिटेशंस इसके बहुत है कि भाई ये फ्लो ऑफ हीट के डायरेक्शन को नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और ये भी नहीं बताता कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या फिर कैसा है, जल्दी हो रहा है, देर देर हो रहा है, कुछ भी नहीं बताता। क्योंकि जस्ट अभी मैंने बताया कि आइसोथर्मल प्रोसेस को आप एग्जैक्टली नहीं कैरी आउट कर सकते हो, बट कैरी आउट हो सकता है क्लोज टू आइसोथर्मिक आइसोथर्मल। बट जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ना, वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग। ये चीज ध्यान में रखिएगा। समझ में आया। तो ये तो मैं अभी बता रहा हूं ना आपको कि भाई आइसोथर्मल कैसा होता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और आइडियाबेटिक उतना ही कम टाइम टेकिंग होता है, मतलब एकदम सेकंड्स में हो जाता है अगर आप क्या करते हो उसको प्रैक्टिकली थोड़ा समझोगे तो, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये बिल्कुल भी नहीं बताता आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल वे में पूछा जा सकता है। और द रिवर्स प्रोसेस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, कि अगर आप इसका रिवर्स करना चाहो तो वो रिवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या है, केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट बोला गया। केल्विन ने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल। देखो एक साइकिल और प्रोसेस में डिफरेंस होता है। जो हम लोग फर्स्ट लॉ लिखते हैं ना, फर्स्ट लॉ, वो साइकिल के केस में पता है क्या हो जाता है, फॉर अ साइकिल डेल क्यू विल बी इक्वल टू फॉर दैट साइकिल डेल डब्ल्यू के बराबर ऑलवेज। क्योंकि पॉइंट फंक्शन हो जाता है कौन, वो जो स्टेट फंक्शन बोलते हो ना, स्टेट फंक्शन को ही पॉइंट फंक्शन भी बोला जाता है। तो वो जो डेल्टा यू होता है ना फॉर अ साइकिल, वो हमेशा जीरो हो जाता है। सो दैट्स वाई जब भी आप साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ लिखोगे ना, तो नेट हीट एक्सचेंज, इसको क्या बोलते हैं, नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू नेट वर्क डन। हमेशा वो नेट वाला वर्ड यूज में आ जाता है। बट किसी भी प्रोसेस के लिए आप डिफाइन करते हो ना, तो डेल क्यू विल बी इक्वल टू उस प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस उस प्रोसेस का वर्क डन। ये डिफाइन होता है फॉर प्रोसेस। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पर आपको क्या करना है, एक प्रोसेस और एक साइकिल के बीच में डिफरेंस समझना है। अब तो देखो उतना समय तो है नहीं कि मैं सारी चीजें क्या करूं अभी समझाऊं, बट मैं बता दे रहा हूं यहां पर कि भाई देखो सबका लिखने का तरीका होता है, ठीक है। साइकिल के लिए आप कैसे लिखते हो फर्स्ट लॉ, और आप एक प्रोसेस के लिए कैसे लिखते हो। कभी भी आप प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करोगे तो दो पॉइंट्स के बीच में जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, जो हमेशा कांस्टेंट होता है उन दो पॉइंट्स के बीच में, वो रोल प्ले में आ जाता है। एंड उसका कैलकुलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। केल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट में वही बोला गया है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो अदर इफेक्ट देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ सिंगल बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वर्क। कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी ऐसा
डिवाइस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो जो कि एक साइकिल पे ऑपरेट करे एंड सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक हीट ट्रांसफर से क्या करे, वो पूरा का पूरा वर्क प्रोड्यूस कर दे विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ हीट फ्रॉम अनदर बॉडी। जाएगा दूसरे बॉडी में या फिर दूसरा कंसिडरेशन में जाएगा, आप प्रॉपरली उस चीज को, मतलब एक साइकिल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बस आप हीट दे दिए और वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। इट इज इम्पॉसिबल, यही बोलना चाह रहा है। और दूसरा क्लॉसियस बोल रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल एट ऑल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स। मतलब अगर आपको कोल्ड बॉडी से, मतलब ये अगर क्या है आपका कोल्ड बॉडी है और उससे आपको हॉट बॉडी में क्या करना है, आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, एक इस पे वर्क करना पड़ेगा एंड उसके वजह से क्या हो जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हो, हॉटर बॉडी में हीट को फ्लो करवा सकते हो या एनर्जी का फ्लो करवा सकते हो। ठीक है, विदाउट कोई वर्क इनपुट, ये एनर्जी कौन से फॉर्मेट में होगा, वर्क इनपुट के फॉर्मेट में होगा। आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज तो आपको पता है नेचुरली ऑलवेज हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ओके, बट कोल्ड बॉडी से अगर आपको हीट निकालना है उसके लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है एंट्रोपी की। अब एंट्रोपी को मैं थोड़ा सा देखो प्यार से समझाना चाहूंगा, उसको समझ लेना। ठीक है, मान लो अभी तुम क्या करते हो, ताश वाश तो कभी खेलते ही होगे। ठीक है, मतलब कॉलेज डेज में कभी तो खेला ही होगा, मतलब स्टूडेंट्स लोगों के साथ, या फिर कहीं ट्रिप पे गए होगे तो वहां पे खेले ही होगे। अब मैं नॉर्मली बताता हूँ, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ चुके हो तो बस उस तक ही क्या रहूंगा, लिमिटेड रहूंगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। मान लो इसमें 52 कार्ड्स हैं और अभी 52 कार्ड्स का क्या हुआ कि मैंने इसको क्या किया, बहुत खेला, बहुत कुछ खेला इसमें, मतलब मैंने 10 गेम्स खेल लिए और बीच में ना 2 गेम्स में लड़ाई भी हो गई। ठीक है, 2 फाइट भी हो गया बीच में, और उसके वजह से क्या हो गया ना कि उसके वजह से जो कार्ड्स थे वो, मान लो कि 2-3 कार्ड्स क्या हो गए, बिल्कुल मतलब फेड हो गए, मतलब उसमें स्क्रैचेस आ गए या फिर फेड हो गए। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही एक आपने क्या किया, मान लो कि एक पूरा आपने एक दिन का पूरा गेम खत्म किया, तो एक दिन के बाद क्या हुआ कि कार्ड्स तो आपके पास कैसे हैं, कार्ड्स तो आपके पास कैसे हैं, 52 ही है। ठीक है, बट आज क्या हुआ कि आज जो अच्छे कार्ड्स थे वो सिर्फ कितने बचे, मान लो 4 कार्ड खराब हो गए, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 कार्ड बिल्कुल खराब हो गए। आप उसको अगले, मतलब जो भी कोई प्रोसेस होता है या फिर अगला जो गेम होता है, आप उसमें उसको कंसिडरेशन में ले नहीं सकते। हो सकता है कि उसमें कोई चीज क्या हो, विजिबल ना हो, या फिर वो कैसा कार्ड है वो आपको विजिबल ही ना हो, या फिर वो फट चुका है, जस्ट फॉर एग्जांपल वो आधा आधा फट चुका है। ठीक है, और उसको या फिर किसी ने क्या कर दिया, उसके ऊपर पेंट कर दिया गुस्से में आके, तो आपको पता नहीं चल रहा कि वो ऐसा है या फिर कौन सा कार्ड है। तो मान लो कि अगले ही दिन जब आप नया गेम चालू करोगे तो वो यूजेबल कितना रह जाएगा, 48 ही रहेगा। कार्ड्स आज भी आपके पास 52 के 52 ही है, लेकिन यूजेबल कितना रह गया है, 48 ही रह गया है। तो इससे क्या हुआ, इससे एक रैंडमनेस जनरेट हुआ, ये नेचुरल है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई चीज यूज में आ रहा है, जब भी कोई चीज यूज में आ रहा है, उसके वजह से क्या हो जाता है कि उसके अंदर एक रैंडमनेस जनरेट होता है। ठीक है, हर एक प्रोसेस के बाद, हर एक प्रोसेस के बाद जो क्वालिटी एनर्जी होती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, यही आपका क्या है आज, क्वालिटी कार्ड्स है। ठीक है, जब भी आप उसको नया नया लेकर आए थे तो क्वालिटी कार्ड्स 52 आउट ऑफ 52 थे, बट गेम खेलने के बाद जो क्वालिटी कार्ड्स है वो सिर्फ कितने रह गए, 48 ही रह गए। तो इसके वजह से क्या हो गया, रैंडमनेस जनरेट हुआ, दैट इज ओनली नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी इज सिंपली अ मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। ये एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, एंट्रोपी को समझ सकते हो। एंड एंट्रोपी को आप कभी रोक नहीं सकते, हमेशा एंट्रोपी जनरेट होगा। ध्यान में रखना, एक वर्ड होता है चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, और एक होता है एंट्रोपी जेनरेशन, एक क्या होता है, एंट्रोपी जेनरेशन। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है। चेंज इन एंट्रोपी रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा एस से, एंट्रोपी जनरेशन रिप्रेजेंट किया जाएगा एस जेन से। ये चीज ध्यान में रखिएगा, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एंट्रोपी का जो एक कॉन्सेप्ट है, मैंने यूट्यूब पे डाल भी रखा है। ठीक है, एक ब्रेक थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, ये आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है और उस चीज को आपको देख लेना है, तो उससे काफी कुछ क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चेंज इन एंट्रोपी
आप किसी भी प्रोसेस के लिए ऑफ कोर्स डिफाइन कर सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो अ पाथ फंक्शन। जैसे इंटरनल एनर्जी था ना, वैसे ही चेंज इन एनर्जी भी क्या है, एक पाथ फंक्शन है। दो पॉइंट के बीच में आप हमेशा डेल्टा एस क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बट बेस्ड ऑन पाथ यू आर फॉलोइंग, एस जनरेशन जो होगा ना, एंट्रोपी जनरेशन, वो हर एक पाथ का क्या होगा, अलग अलग होगा। तो एस जनरेशन मतलब एंट्रोपी जनरेशन कैसा है, ये पाथ फंक्शन है। सॉरी, यहां पे मैंने पाथ ही लिख दिया क्या, ये पॉइंट फंक्शन यार, ठीक है, जिसको स्टेट फंक्शन बोलते हो, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपीज पॉइंट फंक्शन, ये हमेशा दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, कांस्टेंट ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। अब बीच में आप किसी भी प्रोसेस से जाओ, चाहे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, हमेशा डेल्टा एस क्या रहेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच में सेम रहेगा, ठीक है। चेंज क्या करेगा, आप अलग अलग पाथ फॉलो करते हो। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, आज आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और जैसे ही एटीसी ने आपका क्या किया, डेट अनाउंस किया, तो आपने अपना पाथ क्या कर दिया, चेंज कर दिया। पहले आप हर चीज डिटेल्ड वे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और आज आप क्या कर रहे हो, हर चीज एक शॉर्टकट वे में पढ़ रहे हो। तो देखो, शॉर्टकट वे में पढ़ रहे हो ना, तो जो क्वालिटी एनर्जी है, जो क्वालिटी मतलब जो एक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, है कि नहीं। तो दैट्स वाई आप अगर शॉर्टकट फॉलो करते हो ना, तो रैंडमनेस सबसे ज्यादा जनरेट होता है, ठीक है, एंट्रोपी सबसे ज्यादा जनरेट होती है। तो एंट्रोपी को कभी ऐसा मत समझो ना कि सर ये क्या होता है, ये हम हर चीज को खराब करता जा रहा है, नहीं। वो नेचुरल चीजें हैं, वो नेचुरल है, वो हमेशा चीजें क्या होती जाएंगी, डिग्रेड होती जाएंगी। एंड इसलिए एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि आवर यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, क्योंकि ये एस जनरेशन कभी भी लेस देन जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, कैन बी नेगेटिव फॉर अ प्रोसेस। जब टेम्परेचर डाउन करोगे ना, तो चेंज इन एंट्रोपी उस प्रोसेस का नेगेटिव भी हो जाएगा। जब आप टेम्परेचर राइज करोगे ना, तो उस प्रोसेस का एंट्रोपी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। अब आप कोई आइसेंथैल्पिक प्रोसेस के थ्रू जाओगे ना, तो उसका चेंज इन एंट्रोपी जीरो भी हो जाएगा। बट जब आप एस जेन होता है ना, जो और ये चीज किस लिए डिफाइंड होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल के केस में ही सिर्फ क्या होता है, एस जनरेशन जीरो के बराबर होता है, ठीक है। और इन रियलिटी आपको पता है, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोसेसेस हैं, सब के सब क्या हैं, इरिवर्सिबल ही हैं। सो फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये जो डेल्टा एस जेन है ना, ये क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। और इसी वजह से बोला जाता है कि डेल क्यू बाई टी, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, विल ऑलवेज बी लेस देन जीरो फॉर फिजिबिलिटी, ठीक है। ये सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, ये वैलिड होता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब इसमें तो मैं, अब देखो यही चीज डिफाइन करता है, ये जो क्वालिटी कार्ड्स है ना, बाद में क्या हो गया, ये फाइनल रह गया, ये फाइनल रह गया, ये इनिशियल था। तो हमेशा जब चेंज इन एंट्रोपी निकालते हो ना, इसमें सॉरी, जो एस जनरेशन होता है, या फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितना मतलब क्वालिटी कार्ड्स रिमेनिंग है, तो वो जब कैलकुलेट करोगे ना, ये डेल क्यू जो होता है ना, देखो क्वालिटी कार्ड्स की बात हो रही है, तो यहां पर ही बात आ जाती है कि 48 माइनस 52 माइनस 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई जो भी टेम्परेचर पे कर रहे हो। सो दैट्स वाई अगर आप रियल सिनेरियो को देखोगे ना, तो ये जो वैलिडिटी है ना, ये डेल क्यू बाई टी फॉर ऑल, फॉर होल साइकिल, ध्यान रखना, ये फॉर होल साइकिल डिफाइंड होता है, शुड बी लेस देन जीरो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट है, मतलब इसको ग्रेटर देन जीरो मत कर देना यार, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, ग्रेटर देन जीरो तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 52 कार्ड्स है, आप उसको 54 कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो वो तो इम्पॉसिबल हो गया। जब भी ऐसा कुछ दिख जाए किसी साइकिल में कि डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो इट इज एन इम्पॉसिबल प्रोसेस, आप क्लेम ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमेशा चीजें डिग्रेड ही होंगी, और जब भी डिग्रेड होंगी तो डेल क्यू बाई टी हमेशा क्या होगा, फॉर होल साइकिल, पूरे साइकिल के लिए। इट्स नॉट अ फॉर अ प्रोसेस, ध्यान में रखिएगा, इट्स नॉट फॉर अ प्रोसेस। जो पूरा साइकिल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पूरा साइकिल, देखो मैंने पूरे दिन की बात की थी ना, मैंने किसी एक गेम का बात नहीं किया था। किसी एक गेम में हो सकता है कि एंट्रोपी जनरेट नहीं हुआ हो, फाइट ना हुआ हो, कार्ड्स डिग्रेड ना हुए हो, बट मैं पूरे के पूरे दिन के जितने भी गेम्स हुए थे, मैंने उसकी बात की। दैट्स वाई मैं पूरे साइकिल का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, एंड पूरे साइकिल को रिप्रेजेंट बीच में सर्कल लगा के किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो एस जेन है, ये एक पाथ फंक्शन होता है। एंड ये हमेशा ऐसे सोचना चाहिए ना कि ये हमें ये सिखाता है कि मैं कौन सा पाथ फॉलो करूं जिससे हमारा एंट्रोपी जनरेशन सबसे कम हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग क्या करते हैं ना, एंट्रोपी को एक नेगेटिव वे में सोचते हैं। इट्स नॉट अ नेगेटिव टर्म, ठीक है, वो एक नेगेटिव चीज नहीं है, ठीक है। वो अगर नेगेटिव चीज होता ना, तो फिर
अब मतलब बहुत सारी चीजें उसकी क्या हो जाती है, आज तक हम लोग सॉल्व कर चुके होते हैं, वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, वो जनरेट होगा, डिग्रेड होगा, हर चीज मतलब पार्ट बाय पार्ट, ईयर बाय ईयर चीजें क्या होंगी, डिग्रेड होंगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप वो पाथ फॉलो कर सकते हो जिससे वो कम डिग्रेड हो। वैसा ही ये चीज आप अपने लाइफ में भी क्या कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो, टेक इट एज अ पॉजिटिव। आप वो पाथ फॉलो करो जिससे आपकी लाइफ क्या हो, कम डिग्रेड हो। ऑफ कोर्स अभी तो सिचुएशन वैसा है कि आप डिटेल्ड वे में कुछ नहीं कर सकते हो, बट मैं काफी चीजें इसमें क्या कर सकता था, आपको बता सकता था। एंड मैं इसको कुछ हद से ज्यादा आप चीज को क्लियर कर देता, मैं पूरा थर्मल सब्जेक्ट, बट टाइम नहीं है। जो भी है, जैसा भी है, अभी ऐसा ही करना है, बाद में तुरंत बहुत सारी अदर वैकेंसीज भी आने वाली हैं, वहां पे काम आ जाएगा, वापस से एओ की वैकेंसी आएगी। जस्ट एग्जाम के बाद लगे रहना, छोड़ना मत, नहीं तो एओ में तो और भी कम समय मिलेगा, जितना एटीसी में मिला है उसमें तो वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक तो चीजें ये हो गई। अब बात करते हैं किसका, चलो एंट्रोपी बता दिया, प्रॉपर्टी ऑफ इसका बता दिया, अब इसको जूल पर केल्विन मोल ये इसका यूनिट होता है, एंट्रोपी, ये सब सब ध्यान रखना यार। और जो कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे क्यों एंट्रोपी इंक्रीज करता है वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। रिवर्सिबल प्रोसेस एस जेन, जिसमें क्या होता है, एंट्रोपी जनरेशन जिसमें जीरो होता है। ठीक है, इस ध्यान में रखिएगा, वापिस से वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में रिटर्न में आ जाए, यही होता है ना रिवर्सिबल स्टेट। अब जैसा जो मैंने ये गेम बताया, आप खुद सोच सकते हो कि अब वही कार्ड पूरे दिन भर 10 गेम खेलने के बाद क्या वो सेम रहेगा क्या, क्या वो वापस बिल्कुल नया जैसा दिखने लगेगा क्या, नहीं दिखेगा। सो दैट्स वाई इन रियलिटी मेजर मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जितने होते हैं सब के सब क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, वो वापस से अपने इनिशियल स्टेट में नहीं लौट सकता। बट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही एंट्रोपी जनरेशन किस तरह से डिफाइंड है, एस जेन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन द प्रोसेस इज सेट। अच्छा, ये सब तो कोई किसी काम का नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है सब कुछ। कार्नोट इंजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही भयंकर कॉन्सेप्ट, इससे आपके न्यूमेरिकल्स क्या है, पॉसिबल है। कार्नोट साइकिल के क्या है, चारों प्रोसेसेस यहाँ पे दे रखे हैं। यहां से चालू करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको आइसोथर्मल, यहाँ पर क्या है आपका एक्सपांशन है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, एडियाबेट, मतलब सारे प्रोसेस क्या कर लेना आप एक बार यार पढ़ लेना। सबसे पहला क्या है आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन, उसके बाद आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन ऑफ द गैस, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड आइसोट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, लाइन में नहीं दे रखा है इसने, बट जिस भी तरीके से दे रखा है आप एक बार क्या कर लेना, इस चीज को पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फर्दर ये बहुत सारे क्या हैं यहाँ पे देखो, इसको ही बोलते हैं आपको, आप क्या बोल सकते हो इसको, ओवरऑल इसको रिजर्वायर बोल लो। ठीक है, इसको बोलते हैं रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर उसका हमेशा कांस्टेंट होता है। ऐसा क्यों, उससे कितना भी हीट निकाल लो, कितना भी एनर्जी निकाल लो, ठीक है, उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता। दैट्स मीन्स उसका जो वैल्यू है, हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू सी क्या है, इन्फानाइट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका क्या है, इन्फानाइट है। मतलब उससे तुम कितना भी क्या कर लो, मतलब एनर्जी निकाल लो, उसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, फर्दर हीट इंजन, हीट इंजन को क्या होता है, हीट इंजन इन्वॉल्व्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स हीट सप्लाई इनटू अ मैकेनिकल वर्क। मतलब हॉट सोर्स से ऑटोमेटिक आपकी एनर्जी आएगी, बीच में आपने हीट इंजन लगा दिया, तो एक पहले तो कुछ कोल्ड टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट होगा, बिना इसके पॉसिबल नहीं है। कुछ पार्ट जो भी हीट उसमें सप्लाई किया गया है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही चीज ध्यान में रखिएगा, जो हीट होता है यही रीजन होता है, इवन कार्नोट तक के साइकिल में, कार्नोट क्या है, बड़ा ही आइडियल साइकिल होता है, हमेशा इससे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, कार्नोट साइकिल इज अ काइंड ऑफ आइडियल साइकिल। तो जब आइडियल साइकिल ने बोल दिया कि भाई आप जो भी हीट क्या करोगे इसमें सप्लाई करोगे, कुछ ना कुछ रिजेक्ट होगा, और कुछ परसेंटेज ही आप क्या कर सकते हो, उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जितना एनर्जी आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया, दैट इज ओनली नोन एज इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी जब आप निकालोगे तो वो एनर्जी सिंपली जो रिजेक्टेड एनर्जी है डिवाइडेड बाई टी, उस हिसाब से आप क्या कर लेना, एंट्रोपी कैलकुलेट करके चीजों को कैलकुलेट कर लोगे। तो वही क्या होता है, उसको बोलता है इरिवर्सिबल एनर्जी। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इरिवर्सिबल एनर्जी। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, ये देखो वर्क है, वर्क को बोलते हैं आपका क्वालिटी एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, क्वालिटी एनर्जी। ये चीज ध्यान में रखना। और या इसको या फिर बोलते हो हाई ग्रेड एनर्जी।
ध्यान में रखिएगा। और जो हीट होता है, क्योंकि हीट कभी भी पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट्स वाई हीट को बोला जाता है लो ग्रेड एनर्जी। कहने का मतलब आप वर्क से पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, 100% कन्वर्जन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या है, एक क्वालिटी एनर्जी है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी हमेशा लो ग्रेड एनर्जी में 100% कन्वर्ट हो जाता है, बट एक लो ग्रेड एनर्जी कभी भी हाई ग्रेड एनर्जी में 100% कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, वर्क डन क्या है, एक हाई ग्रेड एनर्जी है, और और जो हीट है वो एक लो ग्रेड एनर्जी है। तो यहीं से आपको क्या हो जाता है, आप यहां से क्या कर सकते हो, वर्क डन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, या फिर जो एफिशिएंसी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जो आपका रिक्वायरमेंट है, हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट ऐसे डिफाइन करते हो ना, तो आपके काम के हिसाब से आउटपुट क्या है सर, वर्क अपना आउटपुट था, ठीक है, वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट आपने क्या दिया सर, ये हीट दिया, तो क्यू एच, ये आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। और आउटपुट कैसे निकालोगे हीट के टर्म्स में ही, ये हो जाएगा क्यू एच माइनस क्यू एल विच इज रिजेक्टेड, ठीक है। और यहां से जब कैलकुलेट करते हो ना, तो ये 1 माइनस क्यू एल अपॉन क्यू एच हो जाता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप क्या करते हो, क्यू एल को आप एम सी डेल्टा टी करके लिखते हो, एंड दैट इज द रीजन 1 माइनस ये क्या हो जाता है, टी लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन केस ऑफ, मतलब हीट को आप टोटली टेम्परेचर के फॉर्मूले में लिख सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के केस में। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज ऐसे आंसर मत कीजिएगा। तो ये तो क्या हो गया, सिंपली ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है कि एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। ये रिक्वायरमेंट, आपके काम के हिसाब से रिक्वायरमेंट, वही आपका आउटपुट होता है, एंड इनपुट आप क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा आता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो आपका काम का चीज होता है वो कैसे होता है, देखो ये मान लो हॉट सोर्स है, और ये आपका क्या है, कोल्ड सोर्स है। तो आपका जो काम का चीज है यहाँ पे वो क्या है कि भाई स्पेस को ठंडा रखना। तो आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट क्या होना चाहिए, ये आपका कोल्ड रीजन से एसोसिएटेड है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हमेशा क्या होगा ना कि ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इन नेचुरल हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे क्या करेगा, हीट फ्लो करता। बट आपको तो क्या करना है, जो कोल्डर रीजन है उसको आपको कूल रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ एनर्जी या वर्क डन के फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि इस कोल्डर रीजन से हमेशा हीट क्या होता रहे, रिजेक्ट होता रहे, मतलब उसके अंदर ना जाए, उससे बाहर निकले। तभी तो ये स्पेस क्या रहेगा, हमेशा कूल रहेगा। समझ में आया? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें आपका एप्लीकेशन कौन सा है, लो टेम्परेचर वाला एरिया है। तो हमेशा ये आपके लिए आउटपुट हो जाएगा, ध्यान में रखना। अब इससे आपने क्या किया है, कुछ ना कुछ हीट निकाला है, सो दिस इज आउटपुट। इसलिए आपने कितना हीट निकाला, मान लो कि एक आपने QL हीट निकाला, ये आपका आउटपुट है। और आपने इनपुट क्या दिया, आपने वो वर्क इनपुट दिया। सो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अब यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं बोल देते हैं, इसके केस में इसको COP बोल देते हैं। समझ में आया? जब भी आप कोई वर्क डन सप्लाई करते हो ना, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि मतलब आपने जो वर्क डन दिया उसके हिसाब से आपने कितना हीट रिजेक्ट किया, ठीक है। और वहीं पे हीट पंप भी आ जाता है। हीट पंप में क्या होता है, जैसे जो ठंडे देश होते हैं ना, वहां पे रूम को गर्म रखा जाता है। तो जो हीट पंप होता है ना, उसके लिए अपना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये हो जाता है। तो वहां पे हीट कितना जा रहा है, ये हो जाता है। तो जब हीट पंप के लिए आप लिखते हो ना ये चीज, हीट पंप के लिए, तो वो जो आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ये QH, ये आपका आउटपुट है। और उसमें भी सेम वर्क डन आप अप्लाई करते हो, सेम चीज है, बस कंसिडरेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। रेफ्रिजरेटर में आप प्लेस, जिस प्लेस को आप कूल रखते हो वो आपका कंसिडरेशन होता है, और हीट पंप के केस में जिस प्लेस को आप गर्म रखते हो वो आपका कंसिडरेशन होता है, वही आपका आउटपुट होता है। उससे लिंक्ड जो एनर्जी होता है वही आपका क्या होता है, आउटपुट होता है। समझ में आया? सो अब यहाँ पर इन सारे PDF में वही सारी चीजें मेंशन्ड है कि भाई इंजन में क्या क्या चीजें हैं। सिंक होता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है उसको सिंक बोलते हैं, और जो हायर टेम्परेचर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सोर्स। और बीच में जो वर्किंग सब्सटेंस होता है जो आपका साइकिल चलाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड सारा कुछ लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और हीट पंप भी ऑलरेडी मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ पे साइन कन्वेंशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी आपको इस चीज़ के बारे में बता ही चुका हूँ। इंटरनल एनर्जी बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर राइज होगा तो आपका पॉजिटिव होगा, एंड ये आपका कार्नोट वाला है, ठीक है, कार्नोट साइकिल है।
कि आइसोथर्मल से आइसोथर्मल मतलब एक्सपांशन होगा फर्स्ट प्रोसेस में, देन अगेन एडियाबेटिक, फिर कंप्रेशन, एंड जो भी ये प्रोसेस है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, फर्दर ये आपका सी की वैल्यू है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है आइसोथर्मल, मतलब अगर आप हीट को क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो या डाल रहे हो, बट फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि उसकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, इन्फिनिटी है। फिर बात आती है आइसोबैरिक की, मतलब जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब सी विल बी इक्वल टू सीपी। ठीक है, जो हीट कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, सीपी के बराबर, और जो आइसोकोरिक है उसके केस में कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी के बराबर हो जाएगा। दैट्स वाई गैसेस के केस में सीपी और सीवी दोनों अलग अलग डिफाइन होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के केस में ध्यान में रखिएगा। अगर कोई फाइनाइट बॉडी आ जाता है या फिर कोई भी फाइनाइट बॉडी जो मतलब जिसमें वॉल्यूम का कोई चेंज पॉसिबल ना हो, उसके केस में सीपी सीवी दोनों सी के बराबर ही है। और एडियाबेटिक के केस में आपका सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो हीट चेंज ही नहीं होता, हीट कांस्टेंट रहता है। सो दैट्स वाई उसके केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जीरो होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे वही सारा कुछ एंट्रोपी का बात है, नेचुरल डिजास्टर जो भी एंट्रोपी चेंज होता है वो सिस्टम के वजह से और सराउंडिंग की वजह से, दोनों के वजह, दोनों को क्या करोगे आप, लिंक करके ही कैलकुलेट करोगे। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये टोटल डेल्टा एस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ पे बात हो रही किसकी हो रही है, एस जनरेशन की बात हो रही है। अभी के टाइम पर क्या होता है ना कि ये डेल्टा एस का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग वे में होता है। ठीक है, सिस्टम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और डेल्टा एस इसी को बोलते हैं एस जेन। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। एस सिस्टम एंड प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, दोनों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि सिर्फ सिस्टम के बेसिस पे क्या कर दिया हम, डिफाइन करके छोड़ दिया, ऐसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, सराउंडिंग का भी अपना प्रोसेस होता है, उसका भी डेल्टा एस क्या करना है, कंसिडर करना है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, जैसे बच्चे बोलते हैं ना कि ये क्या है, पॉन्ड है। अब पॉन्ड में हमने क्या कर दिया, एक पत्थर था, पत्थर को हमने यहाँ पे फेंक दिया। अब ये 500 डिग्री पे ये पत्थर था, और अंदर जाके क्या हो गया, मान लो 36 डिग्री पर आ गया, जो भी टेम्परेचर आपके पॉन्ड का था। तो हुआ क्या कि ये जो पत्थर था, पत्थर ने क्या कर दिया, पत्थर ने अपना हीट लूज किया। और किसको दिया होगा ये हीट, ये पॉन्ड को दिया होगा। जो भी हीट निकला यहाँ से वो क्या हुआ होगा, ये पॉन्ड में गया होगा। तो बाय डिफॉल्ट इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि जो कंसिडरेशन सिर्फ सिस्टम के लिए किया जाएगा, मतलब जो सिर्फ पत्थर के लिए किया जाएगा, वो पत्थर का अलग इक्वेशन बनेगा। और जो हीट पॉन्ड में गया है, पॉन्ड का अलग बनेगा। पॉन्ड अपने लिए क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। और अपना शुरू में कंसिडरेशन कौन था, जो कंसिडरेशन में होता है ना उसी को सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका क्या होगा, जो पत्थर की वजह से आप क्या निकालोगे, एंट्रोपी चेंज निकालोगे, वो आपका अलग होगा। ध्यान में रखना, जो फाइनाइट मास होता है, फाइनाइट मास के केस में डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, ठीक है, एम सी एल एन टी टू बाई टी वन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और डेल्टा एस का फॉर्मूला अलग अलग केसेस में अलग अलग डिफाइंड है, थोड़ा सा ध्यान से। और जो केसेस ध्यान में रखिएगा, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये किस केस में, जब फाइनाइट मास हो। और रिजर्वायर के केस में कैसे डिफाइन करते हो, डिफाइन रिजर्वायर के केस में, सर रिजर्वायर के केस में क्यू बाई टी। ठीक है, प्लस माइनस क्यू बाई टी, अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस क्यू बाई टी, हीट उसमें अगर ऐड हो रहा है सिस्टम में तो प्लस क्यू बाई टी। अब यहाँ पे पॉन्ड है, पॉन्ड में हीट ऐड हो रहा है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा, उस पॉन्ड के लिए आप प्लस क्यू बाई टी निकालोगे। समझ में आया, बट इससे हीट रिजेक्ट हो रहा है। अब स्टोन क्या है, एक फाइनाइट मास है, वो हीट रिजर्वायर नहीं है। सराउंडिंग मतलब जो पॉन्ड है, पॉन्ड एक रिजर्वायर है, आप उसमें कितना भी हीट ऐड कर लो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होने वाला। दैट मीन्स उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है। ये चीज आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो किसमें हीट जा रहा है, किससे निकल रहा है, उस हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कीजिएगा। अब ये फाइनाइट मास में क्यू बाई टी मत लगा देना। ये क्यू बाई टी तभी एप्लीकेबल है जब आप रिजर्वायर में क्या कर रहे हो, लगा रहे हो, जिसकी जो हीट कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट होती है, वहीं पर ये चीज एप्लीकेबल है। तो इससे आई थिंक बहुत कुछ आपको आइडिया लग गया होगा। तो इन नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या कर दूंगा, आपको जितने भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो एक बार आपको समझा दूंगा। लेट अस सी।